अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एम्प्लॉयज़ रिलेशंस मैनेजमेंट जो कि बीबीए की एचआर स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, उसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रिसेंटली हमने एग्रीमेंट्स को पढ़ा, उनकी एक कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ा, उसके साथ फिर हमने साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा, उसके साथ हमने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को डिस्कस किया कि डिसिप्लिन किस तरह मेंटेन किया जाता है वर्क प्लेस में। तो बेसिकली हमारा ये जो सब्जेक्ट है इट इज़ कंसर्न विद रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू मार्केट एंड एम्प्लॉयर टू मार्केट। तो इसमें हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। आज हम वी आर गोइंग टू डिस्कस लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क प्लेस रिलेशनशिप। वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है। सबसे अहम चीज़ जो हम हमारे इस टॉपिक में जो हमारे साथ रहेगी वो है यूनियन, ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन भी उसको कहते हैं। सिंपल और कॉमन सेंस बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ट्रेड यूनियन क्या है या लेबर यूनियन क्या है? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स that have joined together to achieve common goals such as better working। common goal कुछ भी हो सकता है। कॉमन गोल ये भी हो सकता है कि जी हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। इस एक पॉइंट पे वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक यूनियन बना लेते हैं। जब यूनियन बनती है और वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ले लेते हैं तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि भाई यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज रियली वेरी स्ट्रेंथ। तो उसके बाद वो डिफरेंट अपनी डिमांड्स को मैनेजमेंट के सामने रखते हैं, नेगोशिएट करते हैं और अपनी जो मेंबरशिप्स हैं, जो जो उनके मेंबर्स हैं और जो बाकी लेबरर्स हैं उनके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स एंड प्रिविलेजेस हासिल करने की कोशिश करते हैं। द ट्रेड यूनियन थ्रू इट्स लीडरशिप बार्गेन्स विद द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयज़ की यूनियन होती है और इनकी जो लीडरशिप है, यूनियन की जो लीडरशिप है वो बार्गेन करती है एम्प्लॉयर के साथ ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन मेंबर्स एंड नेगोशिएट्स लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स विद एम्प्लॉयर्स। अच्छा, अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स में वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हमें सालाना छुट्टियां कितनी दी जाएंगी, वर्किंग कंडीशन सेफ होनी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, वर्किंग आवर्स कितने होंगे, वीकली वर्क डे 5 होंगे या 6 होंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नेगोशिएबल होती हैं। दिस में इंक्लूड द नेगोशिएशन ऑफ वेजेस, वर्क रूल्स, कंप्लेंट प्रोसीजर्स, rules governing hiring, firing and promotion of workers, benefits, workplace safety and policies। अब देखें ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगोशिएबल्स हैं। वन बाय वन इनको नेगोशिएट किया जा सकता है या अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन इनको नेगोशिएट किया जा सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर नेगोशिएट करके यूनियन, ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि उनके मेंबर्स की ज़्यादा से ज़्यादा फलाह व बहबूद हो। तो यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस क्या होते हैं? लेबर यूनियन जैसे हमने अभी देखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स एक्टिंग टुगेदर टू नेगोशिएट देयर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस विद एम्प्लॉयर्स। ठीक है। यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, द डीलिंग्स बिटवीन लेबर यूनियन एंड बिजनेस मैनेजमेंट बोथ इन द बार्गेनिंग प्रोसेस एंड बियॉन्ड इट। अब देखें, एक साइड पे यूनियन है मजदूरों की और एक साइड पे मैनेजमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, जो कंपनी के मालिक हैं। उनके आपस में किस तरह के रिलेशंस हैं? क्या वो बड़े कंफर्टेबली हर चीज़ों को एमिकेबली डील कर लिया जाता है या वहाँ पे स्ट्राइक्स होती हैं, खुदा न खास्ता तोड़ फोड़ होती है, मुजाहरे होते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और फिर उसके बाद मामला सेटल होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं या इनके इन बिटवीन कोई चीज़ हो सकती है। तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ सर्टन इंडस्ट्री? वाई यूनियनाइजेशन प्रोसेस? भाई यूनियनिज्म, लोगों के ग्रुप बनाना और जाके लड़ाई झगड़े करना और मसाइल पैदा करना, ये तो बड़ा इशू वाली बात है, ये तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। तो क्यों, वाई सम एम्प्लॉयज ज्वाइन यूनियंस, क्यों ज्वाइन करते हैं? ड्यू टू द परसेप्शन दैट यूनियन मेंबरशिप इंक्रीजेज जॉब सिक्योरिटी। उनके जहन में एक चीज़ होती है कि भाई जो शख्स यूनियन का मेंबर है उसको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, उसकी जॉब बड़ी सिक्योर है। और जो बंदा यूनियन का मेंबर नहीं है, जो अकेला है,
उसको किसी भी वक्त ऑर्गेनाइजेशन निकाल सकती है, और जब ऑर्गेनाइजेशन उसको फारिग कर देगी तो वो किस फोरम पे जाके अपनी अपील कर सकेगा? वो यूनियन का तो ऑलरेडी मेंबर ही नहीं है, ना वो फीस दे रहा था यूनियन को, तो वो तब वो यूनियन को जाके अपना मसला भी नहीं बयान कर सकेगा। तो अगर मैं यूनियन को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे मेरी जॉब जो है ये ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी, ये सोच उसको यूनियन की तरफ लेके जाती है। एंड देन एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फेक्शन विद वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द जॉब, से उसकी जॉब के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा है या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। टाइम जो है वो 10 घंटे है, 8 घंटे नहीं है, या उसकी मुसलसल पिछले 5 सालों से उसको नाइट ड्यूटी में रखा जा रहा है, या इसके अलावा कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है उसकी जॉब के अंदर जो उसको मुसलसल तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तब वो उस मसले को ख़त्म करने के लिए यूनियन की तरफ जाएगा। ड्यू टू पर्सनल बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूनियन मेंबरशिप, उसके पहले से कुछ लोग, कोई कजन्स, कोई फैमिली बैकग्राउंड है उसका यूनियनाइजेशन का, तब भी वो उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा। एज अ रिक्वायरमेंट टू कीप अ जॉब अंडर प्रोविजंस ऑफ द लेबर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द यूनियन एंड द फर्म, और फिर सबसे अहम बात कि वो चाहता है कि उसकी जो जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक एग्रीमेंट के तहत कवर हो, यूनियन और फर्म के दरमियान उसको एक ब्रिज बना के उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाए। तो यूनियनाइजेशन का प्रोसेस क्या है? लेफ्ट पे हमारे साथ सेटिस्फेक्शन है, और सेटिस्फेक्शन किन चीज़ों को अफेक्ट कर रही है? पर्सनैलिटी है, इंटरेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, एम्प्लॉयमेंट या साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, वर्क सिचुएशन, आपकी वर्क सिचुएशन ओवरऑल कैसी है। तो अगर वर्क सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो क्या लोग यूनियनाइजेशन की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। और अगर वो उससे से वर्क सिचुएशन का एक जो एंटीसीडेंट है वो इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट का कितना इन्फ्लुएंस है वर्क सिचुएशन के ऊपर। एंड देन डिससेटिस्फैक्शन, अटेम्प्ट टू रिजॉल्व सिचुएशन इंडिविजुअली। तो अगर इफ अ पर्सन इज डिससेटिस्फाइड विद वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज और हर जॉब, तो वो क्या वो इंडिविजुअली उसको टैकल कर सकता है? अगर वो इंडिविजुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता तो फिर तो शायद वो यूनियनाइजेशन की तरफ ना जाए, लेकिन इंडिविजुअली वो उसको हैंडल भी नहीं कर पा रहा, तब वो यूनियनिज्म की तरफ जाएगा। यूनियन इंस्ट्रूमेंटैलिटी, यूनियन कितनी इंस्ट्रूमेंटल है टुवर्ड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ से डॉक्टर्स की यूनियन बनी, उन्होंने गवर्नमेंट के सामने मसाइल उठाए और उनके मसाइल हल होना शुरू हो गए। तो इससे क्या होगा? दूसरे जो हमारे फील्ड्स हैं उनके अंदर एक सोच बिल्ड होगी कि हाँ जी, डॉक्टर्स की यूनियन थी, उन्होंने मसाइल सामने रखे और कुछ भी किया, स्ट्राइक्स की, तो उनके मसाइल हल हो गए, तो क्यों ना हम टीचर्स भी करें, क्यों ना हम लेबरर्स भी करें, क्यों ना हम बाकी फील्ड्स की भी यूनियंस क्रिएट करें और मसाइल को इस तरह से उठाएं। एंड देन यूनियनाइजेशन इटसेल्फ, एक यूनियनाइजेशन का कल्चर होता है। जब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूनियंस होंगी तो फिर वो एक ओवरऑल एक कल्चर होगा जिसके तहत हर इदारे में एक नई यूनियन सामने आएगी। तो मैनेजर्स के सामने क्या चॉइसेस हैं? वेदर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूनियन फ्री और अलाउ यूनियनाइजेशन, कि भाई हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूनियनिज्म की इजाज़त देनी है या हमने इसको यूनियन फ्री रखना है, किसी भी किस्म की यूनियन की कोई इजाज़त नहीं है। अब दोनों के अपने अपने फ़वाइद और नुकसानात हैं। इफ़ डिसाइडेड फॉर यूनियन फ्री, टेक स्टेप टू कीप इट अवे। फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने अपनी फैक्ट्री में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म की यूनियन की इजाज़त नहीं देनी, फिर आपको उसको प्रैक्टिकली उसको दिखाना होगा। इफ़ यूनियनाइजेशन अलाउड, टाइप ऑफ मैनेजमेंट यूनियन रिलेशनशिप शुड बी डिसाइडेड। फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है जनाब यूनियनिज्म की इजाज़त है, फिर आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे ताल्लुकात होंगे, मैनेजमेंट और यूनियन के दरमियान ताल्लुकात कैसे होंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि जब उनका यूनियन का दिल करेगा वो फैक्ट्री को बंद करने की धमकी देंगे और अपने जायज़ और नाजायज़ मुतालबात मनवा लेंगे? तो इससे तो मैनेजमेंट का नुकसान है। नेगोशिएशन टैक्टिक शुड बी डिसाइडेड, कि भाई नेगोशिएशन की जो बेसिस हैं वो डिसाइड कर ली जाएं। फिर वो डिसीजंस क्या हो सकते हैं कि भाई कुछ भी हो, नेगोशिएशन चल रही हो, नेगोशिएशन फेल हो जाएं, स्ट्राइक पे नहीं जाएगा कोई भी, फैक्ट्री चलेगी। कुछ भी हो, सड़कें ब्लॉक नहीं होंगी, तोड़ फोड़ नहीं होगी।
तो नेगोशिएशन की बेसिस आपने डिसाइड करनी होती है कि भाई आउटकम कुछ भी हो, हम बैठेंगे, आपकी बात सुनेंगे, उनमें से जो बात मानने वाली हुई उसको मानेंगे भी। लेकिन अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो इसके बावजूद भी आप ये कुछ स्टेप्स हैं ये आप नहीं ले सकते। तो अगर आपने यूनियनिज्म की इजाज़त दी है तो उसके साथ कुछ रूल्स भी बनाने होंगे। सो इफ़ यू हैव डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर यूनियंस, आपने यूनियनाइजेशन को अलाउ नहीं किया, तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज आप कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में यूनियनिज्म ना हो? हाउ टू प्लान गोइंग यूनियन फ्री? यू शुड हैव ओपन कम्युनिकेशन। आप जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ आपके डिसीजंस हैं, जो आपकी एचआर की पॉलिसीज़ हैं, वो सारी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों की सैलरीज बेहतर हों, कुछ की कम हो, और जिनकी सैलरी अच्छी है उनको आपने कहा हो कि जनाब आपने अपनी सैलरी किसी को बतानी नहीं है, अपनी सैलरी स्लिप किसी को नहीं दिखा सकते। तो जब आपके इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो फिर लोगों में एक बेचैनी बढ़ेगी और वो यूनियनिज्म की तरफ जाएंगे। तो अगर कम्युनिकेशन ओपन होगी, हर शख्स को हर चीज़ क्लियरली पता होगी, तो लोग यूनियंस की तरफ नहीं जाएंगे। देन इफेक्टिव एचआर सर्च रिसर्च। अगर आपकी एचआर की रिसर्च अच्छी है, आपको पता है कि इस इलाके में कितनी ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेरे मतलब के कितने लोग हैं, हमें जो स्किल चाहिए वो कितने लोगों के पास है, तो आप यूनियन फ्री रह सकते हैं। और फिर अगर आप हेल्थ और सेफ्टी की अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, हेल्थी एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, तब भी लोग यूनियन फ्री रहेंगे। अगर आप उनको खतरनाक हालात में काम करने पर मजबूर करते हैं तो फिर लोग यूनियनाइजेशन की तरफ जाएंगे। और अगर आपका एम्प्लॉयर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इफेक्टिव है, ईआरएम अगर आपका इफेक्टिवली काम कर रहा है, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तब भी लोग यूनियनिज्म की तरफ नहीं जाएंगे। एंड देन एट द बेस, बॉटम लाइन पे क्या है? इफेक्टिव रेम्यूनरेशन। अब देखें, सबसे बेसिक सैलरी अच्छी है तो फिर लोग बाकी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहेंगे। ये बहुत बड़ी एक रियलिटी है कि अगर सैलरी अच्छी है तो लोग बहुत सारी चीज़ों को, बाकी प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त करते जाएंगे। इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। इफेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, आपने डे वन से ही पॉजिटिव लोगों को रिक्रूट किया है, आपने सिलेक्शन के दौरान पॉजिटिव लोगों को अंदर आने दिया है। जो जिन लोगों का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड चेक में आपके पास कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, तो आपने उनको हायर नहीं किया, तब भी आप यूनियन फ्री रह सकते हैं। और फिर इफेक्टिव सुपरवाइजर, जो आपके सुपरवाइजर्स हैं वो बड़ी क्लोजली उनको मॉनिटर कर रहे हों, उनको गाइड करें, उनको मोटिवेट करें, काउंसलिंग करें, तो तब हम यूनियन फ्री रह सकते हैं। यूनियन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है यूनियन का और मैनेजमेंट का, तो इश्यूज क्या हो सकते हैं? कौन से इश्यूज होते हैं जो उसमें डिस्कस होते हैं? एम्प्लॉय पे, सबसे अहम बात, जैसे हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि वेजेस, सैलरीज, पे जो है ये सबसे बेसिक और सबसे बड़ा मुतालबा होता है। फॉर्म्स ऑफ पे, तो पेमेंट की या सैलरी की दो फॉर्म्स कौन सी हो सकती है? एक तो डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन होती है, जो वेज और सैलरी एंड बेनिफिट, जो हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं और आज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी फाइनेंशियल ईयर में, इसी मंथ में, इसी वीक में। और दूसरी डेफर्ड कॉम्पेंसेशन, कि भाई हमने देने तो है लेकिन ये डेफर्ड पेमेंट है, आप पेंशन और रिटायरमेंट की मद में उनको बाद में वो पेमेंट्स कर रहे होते हैं, वो डेफर हो रही होती है पेमेंट्स। तो एक तो ये है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ पे, कितनी सैलरी तो देनी है लेकिन कितनी देनी है? पैरिटी, बराबरी, पैरिटी विद लोकल एंड नेशनल इंडस्ट्री पे लेवल्स, इस मुल्क के अंदर और दूसरे मुल्कों में सेम इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बराबर तनख्वाह होनी चाहिए। रियल वेज प्रोटेक्शन थ्रू कॉस्ट ऑफ लिविंग क्लॉजेज। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? आप एक बेंचमार्क बना लेते हैं कि 5 लोगों की एक फैमिली को एक महीने में टोटल कितना खर्चा चाहिए, आप 40 प्रोडक्ट और उनकी एक क्वांटिटी की लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा, अब उन 40 प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो 5 लोगों की फैमिली ने एक महीने में यूज़ करनी है, उसकी कॉस्ट आ रही है से 42,000 रुपये पर मंथ। तो आप कहते हैं ठीक है जी, हम एक वर्कर की सैलरी 42,000 रुपये पर मंथ सेट कर देते हैं। अगले साल आपने उसकी क्वांटिटी को भी चेंज नहीं करना और प्रोडक्ट्स को भी चेंज नहीं करना, आपने वही प्रोडक्ट्स और उसी क्वांटिटी में उनकी मार्केट से प्राइस लेनी है। अब से महंगाई बढ़ गई है, अब उन्हीं प्रोडक्ट की प्राइस 42,000 से बढ़ के 50,000 रुपये चली जाती है। तो फिर क्या होगा? आपको वो प्राइस, आपको वो सैलरी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो चुकी है, एंड सो ऑन।
फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयर। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा आता है कि भाई इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा, हमारी जो फैक्ट्री है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं रही, और आप कह रहे हैं कि हर साल एक ख़ास तनासुब से तनख्वाहें ज़्यादा होते रहे, तो फिर तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर नहीं होगी तब तक इस क्लॉज पे अमल करना मुश्किल रहेगा। कॉस्ट शेयरिंग फॉर बेनिफिट्स, तो आप ओवरऑल एक अपना प्रॉफिट का जो एक पोर्शन है उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं अपने वर्कर्स के साथ। पे डिटर्मिनेंट्स, कैसे डिटर्मिन होगी कि किसकी पे कैसी हो। मैनेजमेंट सीक्स टू टाई वेजेस टू ईच एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, मैनेजमेंट का ख्याल है कि हर वर्कर की जो सैलरी है या वेजेस है, बेसिकली हम जब वर्कर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ सैलरी का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकते, वर्कर के साथ हम वेजेस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो उसको हम प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर दिया जाए कि भाई अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो सैलरी भी ज़्यादा होगी। यूनियंस फील दिस creates unnecessary competition and usually suggest pay according to seniority। तो यूनियन समटाइम सीनियोरिटी के साथ भी पे को अटैच कर देती है। मैनेजमेंट सीक्स टू कॉन्स्ट्रेंट बेनिफिट्स टू ओनली सम एम्प्लॉय। अच्छा, अब मैनेजमेंट का क्या एक टैक्ट है कि वो कहते हैं कि भाई आप 5 लीडर्स हमारे पास आए हैं, आप अपनी ज़ात के लिए आपको जो फ़वाइद चाहिए वो हमें बताएं। 200 लोगों के आप लीडर ना बने, आपको ज़ाती तौर पे कोई पैसा चाहिए, थोड़ा सा इंक्रीमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, हम आपको 5 लोगों को देने के लिए तैयार हैं, और बाकी लोगों को आप काम करने दें। हम 200 लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट समटाइम उनको ये एक ऑफ़र देती है। यूनियंस वांट इक्वल एप्लीकेशन ऑफ बेनिफिट। अब यूनियन क्या चाहती है कि जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं आइडियली वो सबको मिले, इक्वली मिले, और ताकि हम उनकी रिप्रेजेंटेशन बराबर कर सकें। अच्छा, सैलरी के बाद क्या होता है, सिक्योरिटी फॉर द इंडिविजुअल, जॉब सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सीनियोरिटी। 2 पॉइंट्स में हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है वर्कर्स को, कि एक तो अचानक से मेरी जॉब ना खत्म कर दी जाए, ऑफ कोर्स इफ देयर इज सर्टन रीजन देन यू कैन डू। और फिर मेरी सीनियोरिटी, मैं कितने अरसे से काम कर रहा हूँ और कुछ नए लोग आकर मुझसे सीनियर्स ना बना दिए जाएं। मैनेजमेंट राइट्स, द फर्म वांट टू कंट्रोल whom it hires, how work is scheduled, how discipline is handled। अब फर्म क्या चाहती है कि भाई हम अपनी मर्जी से लोगों को हायर करें, हम अपनी मर्जी से काम की स्केजुलिंग करें, दिन और रात की शिफ्टें तैयार करें, और डिसिप्लिन को मर्जी से हैंडल करें। यूनियन सीक टू कंट्रोल दीज मैटर्स, यूनियन चाहती है कि हम ओवरऑल इन मैटर्स हमारे हाथ में आ जाएं, ये मैटर्स किसको हायर करना है, किसको कौन सा काम देना है, और ओवरऑल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, ये मामले हमारे हाथ में आ जाएं। सम यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैव बीन गिवन सीट्स ऑन कॉर्पोरेट बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, अब देखें यूनियन के जो मेंबर्स हैं सम टाइम्स कुछ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में, कुछ मुल्कों में उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी एडिशनल चेयर्स दी जाती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, जो हमारा मोस्ट सीनियर मैनेजमेंट फोरम होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे सीनियर मैनेजमेंट फोरम होता है, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है। उसके अंदर हम ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को भी 1 या 2 सीट्स देते हैं, ताकि उन्हें भी अंदाज़ा हो कि मैनेजमेंट लेवल पे हमारे सामने कौन से प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। यूनियन सिक्योरिटी, ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको समझनी भी होंगी और याद भी रखनी होगी। क्लोज्ड शॉप, द कंपनी कैन हायर ओनली यूनियन मेंबर्स। एक शहर में वर्कर्स की एक यूनियन है और उनके पास इतनी पावर है कि उस शहर के अंदर जो भी इंडस्ट्री है, जब उन्होंने जॉब ऑफर करनी है तो वो सिर्फ उस यूनियन के मेंबर्स को ही जॉब देंगे, उसके अलावा किसी बंदे को वो जॉब ऑफर नहीं कर सकते। ये क्लोज्ड शॉप का कॉन्सेप्ट है। यूनियन शॉप का कॉन्सेप्ट क्या है, द कंपनी कैन हायर नॉन यूनियन पीपल बट दे मस्ट ज्वाइन द यूनियन। कि भाई आप किसी को भी हायर कर लें, हम उसको 2 महीने 3 महीने का टाइम देंगे, 3 माह के अंदर वो हमारी यूनियन को ज्वाइन करे। अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा तो वो आपके साथ जॉब नहीं कर सकता, आप उसको गुड बाय करेंगे। एजेंसी शॉप, एम्प्लॉय हु आर नॉट मेंबर ऑफ यूनियन मस्ट स्टिल पे यूनियन ड्यूज। कि जनाब यूनियन के मामलों को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो सब लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस देनी है। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनमें से 50 वर्कर्स जो हैं वो तो यूनियन के मेंबर हैं, और 50 लोगों ने मेंबरशिप ही नहीं ली। तो यूनियन के मैटर, आप मेंबरशिप लें या ना लें, आपने यूनियन की मेंबरशिप फीस देनी है। ये एक एजेंसी शॉप का कॉन्सेप्ट है। एंड देन ओपन शॉप, द वर्कर्स डिसाइड वेदर टू ज्वाइन यूनियन और नॉट।
वर्कर के पास ओपन राइट है, वो ज्वाइन करें या ना करें, ओपन शॉप है, ओपन डिसीजन है। लेबर एक्ट्स होते हैं हर मुल्क में, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लेबर एक्ट्स हैं, HR एक्ट्स हैं, जिनके अंदर ओवरऑल जो हमारी लेबर क्लास है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। हर कंट्री के डिफरेंट हैं, लेकिन उनमें जो कॉमन क्लॉजेज होती हैं वो इन चीज़ों को सिक्योर करती हैं, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करती हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी, नौकरी का तहफ़्फ़ुज़, कि विदाउट एनी सर्टन रीज़न, कोई रीज़न हो तब तो आप नोटिस देने के बाद उस वर्कर को नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी छोटी सी गलती पे या विदाउट एनी रीज़न आप किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकते। वर्किंग आवर्स, काम करने के कितने घंटे होंगे, इट्स अप टू 8 आवर्स। लीगली प्रोटेक्टेड है कि आप 8 घंटे से ज़्यादा किसी से काम नहीं ले सकते। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा किसी से काम लेंगे तो आप उसको एक्स्ट्रा पे करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम। फिर रेम्यूनरेशन, मिनिमम वेज कितनी होगी, कम से कम तनख्वाह, और पेमेंट किस तरह होगी, वो कितने पीरियड के बाद होगी, वीकली होगी, फोर्टनाइटली होगी, मंथली होगी। हेल्थ एंड सेफ्टी की इन्वायरमेंट, लाइक एक शख्स बहुत हाई पूल्स के ऊपर चढ़ के वो बहुत ऊंचे खंभों पे जाके काम करना, उसकी उसकी वो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो उसने करना है, तो उसके साथ आप उसको सेफ्टी के क्या इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। कुछ टनल्स में काम करना है, कानकनी करनी है, तो उनके लिए आप उनको सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी के क्या फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। वेलफेयर अरेंजमेंट्स, ओवरऑल वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए आप कोई डिस्काउंटेड शॉप्स ओपन कर सकते हैं, आप कुछ उनके लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स ओपन कर सकते हैं। कंडक्ट एंड पेनल्टीज, आप ओवरऑल उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे कि क्या होगा तो उसके जवाब में हम क्या करेंगे। सेटलमेंट ऑफ लेबर डिस्प्यूट्स, और अगर कोई लेबर का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद भी अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ट्रेड यूनियन बनानी है तो उसका क्या तरीकेकार होगा और किस तरह उसको रजिस्टर कराया जाएगा, उसके ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और रिकग्निशन कैसे होगी, और ट्रेड यूनियन मर्जर, मुख्तलिफ यूनियंस हैं उनको मर्ज, एक दूसरे में मर्ज करने के लिए क्या तरीकाकार होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिटेल से लिखी होती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।